हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स बैंकिंग। दिस इज शांतनु राय। मैं आपके सामने आ चुका हूं फिर से एसबीआई पीओ प्रीलिम्स के लिए जो हम प्रॉपर सीरीज प्रॉपर टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे थे, उसी कड़ी में आज एक और अमेजिंग सेशन लेके आपके सामने आया हूं। डेटा सफिशिएंसी का प्रोबेबिलिटी है कि डेटा सफिशिएंसी भी एग्जाम में आ सकता है, तो मैं आपको लेके आया हूं। इसके अलावा मैंने आपको कौन कौन से टॉपिक कवर करा दिए, तो ये सारे टॉपिक कवर हो चुके हैं। अगर आपको लगता है कि ये सारे टॉपिक आपने मिस कर दिया है तो जाइए डिस्क्रिप्शन में सबकी वीडियोस मिल जाएंगी आपको। एक नहीं दो पार्ट में मैंने समझाया, मतलब एसबीआई पीओ हो या एसबीआई क्लर्क हो, आपको इस टॉपिक के अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। तो आप इसको जरूर देखें और देखें ही ना, लोगों तक शेयर भी करें। इसके अलावा अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो जल्दी से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करना, क्योंकि आपको लगता है कि आपके एग्जाम में आपको जरूरत है, मदद है, तो हम आपके साथ खड़े हैं और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी कंटेंट में आपको हम देंगे सारी चीजें जो आपके एग्जाम सिलेक्शन में बहुत हेल्प करने वाली है। तो चलो शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन की बात करेंगे, डेटा सफिशिएंसी के अंदर क्या है, कैसे है। क्वेश्चन पे आ जाता हूं मैं आपके सामने, ध्यान से देखिएगा। यहां पे क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है कि हु अमंग पीक्यूआरएसटी ईच वन हैविंग डिफरेंट वेट इज थर्ड हैवीएस्ट। आपको तीसरा सबसे भारी बंदा कौन है ये बताना है। इसके लिए आपको यहां पे हिंदी में मैं दिखा दे रहा हूं क्वेश्चन, पहले एक बार देख लीजिए। आपके 5 ऑप्शंस हैं, इनमें से कोई एक आंसर आपका सही होगा, तो ध्यान से देखिए जरा, इसका आंसर अप्लाई करने की कोशिश करिए। आपको इसके लिए ज्यादा टाइम दूंगा नहीं मैं, इसके लिए मैं आपको 30 सेकंड का टाइम दूंगा और मेरे ख्याल से 30 सेकंड इज मोर देन सफिशिएंट। उड़ाइए जरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। कौन सा स्टेटमेंट है जिससे क्वेश्चन का आंसर निकल के आ सकता है, कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जिससे आंसर निकल के आ सकता है, जल्दी बताइए भाई। चलो भाई ध्यान से देखो, समझो और बताओ। लो भाई डन। अब देखो ध्यान से क्या बोला गया, सबका अलग अलग वेट है। तीसरा सबसे भारी बंदा कौन है, कितने लोग टोटल, यहां पे देखो 3 और 2 5 लोग इसमें दिए गए। अगर बच्चों 5 लोग हैं तो आप बना लो ऐसे 1 2 3 4। आपको पूछा क्या गया, थर्ड हैवीएस्ट पर्सन, यानी कि 1 2 3 ये वाला आपको बताना है कौन सा बंदा है। आपका आंसर आ जाएगा। आपको आंसर नहीं बताना, यहां पे ऑप्शंस के लेके चलना है भाई। क्यू आर, देखो पहले से करें जरा, सॉल्व करें, आंसर आ रहा क्या। क्यू आर और एस, क्यू जो है वो आर और एस से भारी है, ठीक है, अलग से लिख ले बेटा इसको। क्यू जो है वो भारी है आर से भी और एस से भी भारी है। टी केवल पी से भारी। जरा सोचना कि टी अगर केवल पी से भारी होगा मतलब बाकियों से क्या होगा कि हल्का हो जाएगा। तो यहां पे टी जो है वो भारी है केवल किससे, पी से। अगर ऐसे करेंगे तो टी और पी देखो लास्ट में आ जाएगा, टी केवल पी से भारी है। अच्छा क्यू के बाद आर और एस की बात करें तो क्यू यहां करोगे तो आर और एस यहां भी आ सकते हैं, आर और एस यहां भी आ सकते हैं। तो पहले वाले से उतना क्लियर नहीं हो पा रहा कि भाई थर्ड हैवीएस्ट बंदा कौन है, आर है कि एस है, मुझे क्लियर पता नहीं चल रहा है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि भाई साहब पहले वाले से आंसर तो नहीं आएगा। अब जरा दूसरे वाले से देखो, जरा एक और डायग्राम यहां इमेजिन कर लो। सेकंड क्या बोलता है, केवल 3 बंदे जो हैं वो आर से हल्के, केवल 3 लोग जो हैं वो आर से हल्के, मतलब बाकी लोग आर से क्या होंगे, भारी हो जाएंगे। तो ये देखो आर भाई साहब यहां आ जाएंगे, इससे केवल 3 लोग हल्के हो जाएंगे, ठीक है ना। क्यू का वजन 50 किलो है जो कि आर से 2 ज्यादा है, तो क्यू यहां आ जाएगा, आर से 2 ज्यादा है 50। और एस केवल पी और टी से भारी, एस केवल पी और टी से भारी, तो एस केवल किससे भारी है, पी से और टी से। देखो यहाँ पे पी और टी ऑब्लिक में आ जाएंगे, और पी और टी जैसे ही ऑब्लिक में आएंगे तो हमको एक बात तो क्लियर हो गई कि पी और टी का हमको नहीं पता कि पी और टी जो है वो कौन सी पोजीशन पे है, लेकिन थर्ड हैवीएस्ट बंदा तो पता चल गया ना, कौन है वो, एस है। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर केवल सेकंड वाले से निकल के आ जाएगा। तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बेटा कौन सा, सेकंड वाला। कि दूसरा वाला जो कथन है ना वो उत्तर देने के लिए अकेले ही पर्याप्त है, लेकिन पहले वाले से आंसर नहीं आएगा। बहुत ही अच्छी सी कहानी है। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये आ चुका है, ये देखिए जरा, इस क्वेश्चन को इंग्लिश में एक बार आप देख लेंगे, उसके बाद मैं आपको हिंदी में दिखाता हूं। रुक जाओ, पहले आप इंग्लिश में देख लीजिए एक बार अच्छे से देख लीजिए भाई। ऑन विच डे ऑफ द वीक डिड अनु अराइव, सप्ताह के किस दिन में अनु जो है वो पहुंचती है। ये देखिए आपके सामने हिंदी में इसका क्वेश्चन दिया गया है। अब मैं लगा रहा हूं टाइमर। अच्छा इंग्लिश वाले बच्चे जो है आप स्क्रीनशॉट ले लो वहां पे भाई, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, क्योंकि उससे ना आपको फिर हिंदी में जब मैं कराऊंगा तो आपको इंग्लिश वाला फिर बार बार ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 30 सेकेंड उड़ा दो इस क्वेश्चन को, 30 सेकेंड्स हैं आपके पास, इस क्वेश्चन को उड़ा दो। ध्यान से देखो, देखो भाई
अनु कौन से दिन वीक में आई थी, तो उसकी बहन तनु को ठीक से याद है कि अनु जो है वो बुधवार को नहीं आई थी, ठीक है, यानी कि बुधवार को नहीं आई थी, ठीक है। और आगे बोला गया जब बुधवार को नहीं आई थी तो हमको पता कैसे चलेगा, तो फर्स्ट वाले से तो बिल्कुल आंसर नहीं आएगा। सेकंड देखो, उसकी मां ने सही उल्लेख किया कि वह शुक्रवार से पहले लेकिन मंगलवार के बाद आई थी। शुक्रवार से पहले आई है और ट्यूसडे के बाद आई है, तो ट्यूसडे और शुक्रवार के बीच में क्या आता है, वेडनेसडे आता है और थर्सडे आता है। तो भाई अभी भी डाउट है, सेकंड वाले से भी डाउट आ रहा है कि भाई वेडनेसडे थर्सडे में से कोई और आ सकता है, क्योंकि शुक्रवार से पहले और ट्यूसडे से बाद में, तो वेडनेसडे और थर्सडे में से कोई एक आ सकता है। तो भाई आंसर सेकंड वाले से भी क्लियर नहीं हो रहा। अब आंसर पहले से भी नहीं आया, आंसर दूसरे से भी नहीं आया, लेकिन अब जरा दोनों को मर्ज कर दो। जैसे ही दोनों को मर्ज करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि फर्स्ट वाले से हमको पता चला था कि वेडनेसडे को भी नहीं आई है। तो बेटा मम्मी को याद है कि ट्यूसडे के बाद और फ्राइडे को पहले है, और उसकी बहन को याद है कि वेडनेसडे को नहीं, तो वेडनेसडे को नहीं आएगी, फ्राइडे को नहीं आएगी, ट्यूसडे को नहीं आएगी, तो बचा कौन सा दिन बेटा, थर्सडे वाला। गुरुवार को वो घर आई थी। इसका मतलब ये आंसर निकालने के लिए दोनों ही स्टेटमेंट की जरूरत पड़ गई है, तो आंसर आएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर 5वां, कि पहला और दूसरा दोनों को डेटा एक साथ मिलाकर उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, लेकिन अकेले अकेले आंसर इसका नहीं आएगा। ध्यान रखना, अगर पहले से ना आए तो दूसरे से करो, अगर दोनों से ना आए तब दोनों को मर्ज करके निकालने की कोशिश करो और आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। अगला क्वेश्चन बताऊं उसके पहले ध्यान से देखो कि मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए भाई बुक्स का भंडार लेके आ चुका है। हम आपको किताबों के साथ भी हेल्प करने की पूरी कोशिश करेंगे। इन किताबों में आप ध्यान रखना कि बैंकिंग से रिलेटेड हर एक चीज मिलने वाली है। बैंकिंग का सपना सजो के रखे हो, ये किताबें आपको मिल जाएंगी, इनसे आप बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हो। भाई इस किताब के अंदर आपको ध्यान से देखो तो टॉपिक वाइज डिटेल अप्रोच एंड कंसेप्ट्स मिलने वाले हैं आपको। इस किताब के अंदर हर टॉपिक 3 लेवल के क्वेश्चन में मिलेगा, इजी, मॉडरेट, हाई, जिससे आपका प्री और मेंस दोनों की तैयारी हो जाएगी। साथ ही साथ 2000 से ज्यादा क्वेश्चन विद सोल्यूशन आपको यहाँ मिलने वाले हैं। और अच्छी बात यहाँ बताऊं मैं तो यहाँ पे प्रीवियस ईयर पेपर भी आपको इस किताब के अंदर मिलेंगे। तो हर वो चीज जो एक स्टूडेंट को इस बुक के अंदर चाहिए वो सब कुछ मिलने वाला है। हमारे सेशंस के जो हम कंटेंट आपको देते हैं वो सब कुछ इसी किताब से हम लेके देते हैं। तो मजा आएगा इस किताब को पढ़ के। अगर आपको इस किताब को लेना है, चाहिए, इस किताब के बारे में जानकारी लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, जाइए, एक फॉर्म है, भरिए, हमारी टीम बिल्कुल आपको कॉन्टैक्ट करेगी। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। भाई अगला क्वेश्चन बोला गया कि मोहन जो है उसका फैजान से क्या रिश्ता है। मैं पहले एक काम करता हूं, हिंदी वालों को दिखा देता हूं। ये देखिए, एक बार हिंदी में देख लीजिए, फिर मैं आपको इंग्लिश में दिखा देता हूं इस क्वेश्चन को और उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। उम्मीद है आपने हिंदी में देख लिया होगा। अब आ जाते हैं इंग्लिश में। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, और अब मैं देता हूं टाइमर आपको 30 सेकेंड्स। 30 सेकेंड्स भाई, 30 सेकेंड से ज्यादा आपको टाइम वैसे भी नहीं देना है। प्रीलिम्स का लेवल है तो बहुत हाई फाई नहीं होगा, ठीक ठाक लेवल होगा जो आप आराम से बना सकते हैं। ट्राई कीजिए जल्दी से, ट्राई कीजिए जल्दी से। चलिए भाई, 12, 7, 6, 5, टाइमर एकदम खत्म होने की कगार पे आ चुका है। 3, 2 और 1, ठीक है। चलिए यहाँ पे फिनिश करते हैं इसको। बोला गया कि मोहन का रिश्ता फैजान से क्या है, तो किसके बारे में पूछा गया बेटा, मोहन के बारे में पूछा गया। फर्स्ट स्टेटमेंट चेक करते हैं। फैजान जो है वो नीलम का भाई है, तो ठीक है, नीलम का भाई फैजान है। नीलम लड़की एक लड़का मुझे नहीं पता। आगे बढ़ जाओ यहाँ पे, नीलम हु इज अ मदर ऑफ रोहन। लो भाई, नीलम जो है वो मम्मी है रोहन की, तो ऐसे रोहन आ गया। रोहन बेटा है कि बेटी मुझे नहीं पता, लेकिन फर्स्ट वाले में ध्यान से देखो तो मोहन है ही नहीं कहीं पे, और जब फर्स्ट वाले में मोहन नहीं है तो इसका मतलब फर्स्ट वाले से तो आंसर आएगा नहीं। सेकंड चेक कर लो, मोहन के 2 भाई हैं, ठीक है, मोहन के 2 भाई हैं, एक भाई और एक 2 भाई, जिसमें से एक भाई कौन सा है बेटा, रोहन है। तो ये तो क्लियर हो गया, लेकिन देखा जाए तो सेकंड वाले में फैजान है ही नहीं, तो इसका मतलब एक बात तो तय है कि आंसर फर्स्ट से भी नहीं आएगा, आंसर सेकंड से भी नहीं आएगा। अब जरा दोनों को मर्ज कर दो। जैसे ही दोनों को मर्ज करोगे इनमें कॉमन कौन तुमको मिल जाएगा, वो मिल जाएगा रोहन। तो रोहन का एक भाई यहाँ पे कौन हो जाएगा, मोहन, और एक मोहन के साथ और कोई है। तो भाई यहाँ पे पूछा क्या गया, मोहन का फैजान से क्या रिश्ता है। मोहन हैज 2 ब्रदर्स एंड रोहन इज वन ऑफ देम। भाई मोहन के 2 भाई हैं, ठीक है, मोहन के 2 भाई हैं और मोहन का 2 भाई है, जिसमें से एक भाई कौन है बेटा, रोहन। देखो यहाँ पे क्या था, मोहन के 2 भाई हैं और उनमें से रोहन एक है। लेकिन एक बात बताओ मुझे कि यहाँ पे जब दोनों को मर्ज कर दे रहे हैं तो यहाँ पे मोहन आ जा रहा, तो पूछा गया था मोहन कौन है फैजान का। तो नोटिस करो कि मोहन का जेंडर क्लियर नहीं है। मोहन के 2 भाई हैं, एक रोहन है और एक और कोई है। मोहन कौन है मुझे नहीं पता। ऐसा नहीं बोला गया था मोहन टोटल 2 भाई हैं, ऐसा कुछ नहीं बोला गया था। मोहन के 2 भाई हैं जिसमें से रोहन एक भाई है। मोहन कौन है मुझे नहीं पता, उसका जेंडर क्लियर नहीं, तो आंसर इसका नहीं निकल के आएगा बेटा। इसका आंसर आएगा, दोनों को मर्ज करेंगे तब भी आंसर नहीं आ जाएगा, नॉट सफिशिएंट। अगर डेटा पहला
और दूसरा दोनों को मिला दें तब भी उत्तर निकल के नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा इसका। देखो ध्यान रखना, सिर्फ मोहन का जेंडर, अब मत सोच लेना कि भाई मोहन लड़का है कि लड़की, मोहन का जेंडर क्लियर नहीं तब तक हम डिसाइड ही नहीं कर सकते बेटा, ठीक है ना। लो ये क्वेश्चन पढ़ते हैं जरा सा, यहां पर क्वेश्चन क्या बोला गया इसको देख लो जरा सा, एक बार हिंदी में दिखा दूं मैं आपको, पहले हिंदी में देख लो, पहले अच्छे से हिंदी में देख लो अच्छे से क्वेश्चन पहले जल्दी से, फिर मैं आपको इंग्लिश में दिखाता हूं। ठीक है, चलिए अब एक काम करते हैं, इसको इंग्लिश में देख लो और मैं आपको टाइमर यहां सेट करके दे रहा हूं, ये देखो इंग्लिश में, और यहां पे इस क्वेश्चन को 40 या 50 सेकंड्स दे रहा हूं आपको। 50 सेकंड इज मोर देन सफिशिएंट बेटा। ये लो टाइमर स्टार्ट हो गया, टाइमर स्टार्ट हो चुका है, मैं साइड हो जा रहा हूं थोड़ा सा, आप इस क्वेश्चन को बनाओ। 5 लोग हैं, इनके नाम आपको दे दिए गए हैं, एक लाइन में खड़े हैं, साउथ में देख रहे हैं। पूछा गया बताइए कि राधा के जस्ट बाईं तरफ कौन बैठा है, राधा के जस्ट बाईं तरफ कौन बैठा है। करिए जरा सा, लो अब इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको दे रहा हूं, बहुत जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये सब क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं 50 सेकंड के अंदर बनेंगे। 5 बंदे हैं भाई, इनका पूछा गया है कि लाइन में बैठे हुए हैं, साउथ में देख रहे हैं, यानी कुछ ऐसे होंगे, है ना, 1 2 3 4 5, ठीक है, सभी लोग साउथ में देख रहे हैं, इसका मतलब ये इनका क्या होगा, लेफ्ट होगा, ये इनका क्या होगा, राइट होगा। क्या पूछा गया बताओ भाई कि इमीडिएट लेफ्ट है राधा के कौन, ये पूछा गया। जरा पहला देखते हैं, सुहाना इज नॉट स्टैंडिंग ऑन एनी ऑफ द एक्सट्रीम एंड, मतलब क्या बोला गया कि एंड में सुहाना कहीं पर नहीं आएगी, ठीक है। आगे क्या बोला गया, जोया इज स्टैंडिंग टू द सेकंड लेफ्ट ऑफ रश्मि, यार रश्मि के लेफ्ट सेकंड पे जोया है, रश्मि के लेफ्ट सेकंड पे जोया, देखो लेफ्ट इधर साइड है इसमें, तो उससे तो कुछ क्लियर ही नहीं हो पा रहा, उससे कुछ क्लियर हो ही नहीं पा रहा है यहाँ पे, तो फर्स्ट वाले से तो आंसर बेटा नहीं आएगा। सेकंड देखो, जोया इज स्टैंडिंग इन द मिडिल ऑफ द रो, जोया कहीं पंक्ति में बीच में बैठी हैं, ये लो भाई जोया बीच में आ गई हैं। आगे क्या बोला गया, सुहाना इज स्टैंडिंग एट थर्ड लेफ्ट ऑफ रश्मि, सुहाना रश्मि के लेफ्ट थर्ड पे है। अगर मान लो रश्मि को यहां रखूं तो 1 2 3 सुहाना यहां आ सकती है, रश्मि को यहां रखूं तो 1 2 3 सुहाना यहां आ सकती है, डाउटफुल है, आगे जरा पढ़ लेते हैं। और रश्मि के बारे में बोला गया कि वो एक्सट्रीम राइट एंड पे खड़ी, तो ये थोड़ा क्लियर हो जाएगा, रश्मि मैडम यहां आ गई, उसके लेफ्ट 1 2 3 पे यहां कौन आ चुका है, सुहाना, और अगर यहां पे सुहाना आ चुकी है तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था कि राधा के जस्ट लेफ्ट पे कौन होने वाला। अब जरा सोचो, अगर बात करते हैं इसमें, यहां पे सोया स्टैंडिंग मिडिल ऑफ द रो, सुहाना स्टैंडिंग एट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ रश्मि, और रश्मि जो है वो किसी एक एंड पे बैठी है। अब जरा देखा जाए कि राधा की बात करें तो राधा यहां भी आ सकती है, राधा यहां भी आ सकती है, ये आर स्टैंड फॉर रश्मि है, ध्यान रखना, तो इसका मतलब हमारा आंसर सेकंड से भी नहीं आएगा। अब ये मत सोचना कि सर राधा को यहां रख नहीं सकते क्योंकि उसके लेफ्ट में तो कोई आएगा ही नहीं, हमको राधा के लेफ्ट, ऐसा जरूरी नहीं है, राधा यहां आ गई तो उसके लेफ्ट में कौन आएगा, कोई नहीं आएगा, और अगर राधा यहां आ गई तो उसके जस्ट लेफ्ट में कौन आएगी, जोया, तो अभी कंफर्म नहीं है, तो आंसर बेटा फर्स्ट से भी नहीं आया, आंसर जो है वो सेकंड से भी नहीं आया। आप जरा दोनों को मर्ज करें, और जैसे ही दोनों को मर्ज करेंगे तो ये जो लाइन लिखी गई थी, कौन सी लाइन बेटा इसमें ऊपर वाले में, कि सुहाना इज नॉट स्टैंडिंग एनी एक्सट्रीम ऑफ द रो, तो सुहाना मैडम बीच में आ गई यहाँ पे, ठीक है। और आगे क्या बोला गया था, जोया इज स्टैंडिंग टू द सेकंड लेफ्ट ऑफ रश्मि, रश्मि के लेफ्ट सेकंड पे जोया आ चुकी। अच्छा, ऐसा करने के बाद से आप पाओगे कि यही वाली बात यहां पे कंफर्म हो गई नीचे में, ठीक है, यही वाली बात नीचे कंफर्म हो चुकी है। अब उसके बाद यहां पे देखो बोला गया था कि जोया इज स्टैंडिंग इन मिडिल ऑफ द रो, सुहाना स्टैंडिंग एट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ रश्मि, और रश्मि किसी एंड पे है, तो अभी भी देखा जाए तो राधा के बारे में कुछ कंफर्म नहीं हो पा रहा, तो आंसर ना तो फर्स्ट से आएगा ना तो सेकंड से आएगा, दोनों को मर्ज करेंगे तब भी आंसर नहीं आ रहा। राधा के जस्ट बाय कौन है क्लियर नहीं हो रहा बेटा, तो आंसर आएगा इसका क्या, ऑप्शन नंबर डी। डी मतलब कि दोनों को मिला के भी आंसर निकाला नहीं जा सकता है। ये देखो भाई, ठीक है, आगे देखो जरा सा, यहां पे क्या क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन नंबर 5 पे जाते हैं। पुनीत और कृष्णा जो है इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन है, लेकिन जरा एक बार हिंदी देख लो, हिंदी देख लो जल्दी से आप लोग, इसमें बहुत अच्छी सी कहानी है, इस कहानी को बस सिंपल तरीके से करना। देखो प्रीलिम्स है तो बहुत हाई फाई क्वेश्चन नहीं देगा, 3 4 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन नहीं देगा, इसमें 4 स्टेटमेंट तक आते हैं, अभी 2 ही 2 आपको दिखाई दे रहे हैं, हो सकता है एक आध क्वेश्चन में आपको 3 वाला भी कराऊं, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन जो होंगे ना वो आपके 2 स्टेटमेंट के प्री में मिलते हैं, मेंस में आपके 2 से ज्यादा के स्टेटमेंट मिलने वाले हैं भाई। ये लो 30 सेकंड्स में उड़ा सकते हो क्या, 40 सेकंड्स ले लो, चलो तुम भी क्या याद रखोगे, उड़ाओ इस क्वेश्चन को, देखो जरा, देखो बेटा जल्दी बताओ इसको,
26 सेकेंड और बचे हुए हैं आपके पास, जल्दी से बनाओ इसको। चलिए अब इस क्वेश्चन को जरा देखते हैं क्या बोला गया कि 5 अमंग पुनीत, कृष्णा, दया, ऋतिक, और पूछा गया कि मानवेंद्र, हु इज सन ऑफ मानवेंद्र, इनमें से मानवेंद्र जो है उसका बेटा कौन है। ठीक है, पहला देखो पुनीत और करिश्मा जो है वो ऋतिक की बहनें हैं। पहला ऋतिक की जो बहनें हैं वो कौन कौन है बेटा, देखो पुनीत बहन हो गई यहाँ पे और करिश्मा बहन हो गई, तो इससे तो हमें कुछ पता ही नहीं चला, तो फर्स्ट वाले से तो आंसर नहीं आएगा। आगे बोला गया दया इज द मदर ऑफ करिश्मा, देखो सेकंड था कि दया जो है वो मम्मी है किसकी बेटा, करिश्मा की, और आगे बोला गया वाइफ है किसकी, मानवेंद्र की। ये दया जो है वो मानवेंद्र की वाइफ है, तो मानवेंद्र इसका हस्बैंड हो जाएगा। लेकिन पूछा गया है कि बताओ ना यार मानवेंद्र का बेटा कौन है, तो क्या इसमें मानवेंद्र का बेटा कोई समझ में आ रहा, नहीं। अब अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो जरा देखो इन दोनों को मर्ज कर दो, इन दोनों को बच्चों मर्ज कर दो। अच्छा यहां पे अगर मर्ज कर देंगे तो यहां पे बोला गया था दया इज द मदर ऑफ करिश्मा एंड वाइफ ऑफ मानवेंद्र, इनको मर्ज करने पे आपको कॉमन तो करिश्मा दिख जाएगा और करिश्मा से ऋतिक आ जाएगा, ऋतिक से ये आ जाएगा। अब आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन है जो मानवेंद्र का बेटा है, तो भाई ये तो बेटा हो नहीं सकता, ये बेटा हो नहीं सकता, तो बचा कौन, यही बचा ना, तो इसका मतलब मानवेंद्र का बेटा कौन हो जाएगा, इसमें ऋतिक हो जाएगा। भाई कोई तो है इसमें बेटा, कोई तो बेटा है ना इसमें, क्योंकि बेटे की बात तो की गई है, तो इसका मतलब बचा कौन इसमें, ऋतिक बचा, तो आंसर आएगा, दोनों को मर्ज करेंगे तो आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है, मर्ज करने पे आंसर आ जाएगा इसका और यही आपका आंसर हो जाएगा। लो भाई यहां कहानी देखो 3 स्टेटमेंट की आ चुकी, जिसकी बात हो रही थी वो आ चुकी, तो एक काम करें, ये लो भाई पहले एक बार इसको हिंदी में देख लो, हिंदी में देखो जल्दी से इसका आंसर क्या होगा, उसके बाद मैं आपको इंग्लिश दिखाता हूं। यहाँ पे डैनी, टेलर, एलेक्स, रेयान, ब्लेयर, स्टॉर्म, रोरी, जोडी एंड वायरिन एक परिवार से है, 3 मैरिड कपल हैं, तो रोरी का जॉडी से क्या रिश्ता है ये पूछा गया, 3 बातें बताई गई आपको। लो भाई इंग्लिश में देख लो, टाइमर सेट कर लेते हैं इस पर, 1 मिनट का टाइमर मैं आपको दूंगा इसके लिए। यहां पर इसका बड़ा कारण है भाई 1 मिनट का, क्योंकि 1 मिनट के अंदर आपको इसको बनाना पड़ेगा। तीन स्टेटमेंट हैं तो ऑप्शन का रोल थोड़ा बढ़ता है भाई, अलग से ऑप्शन दिया जाएगा आपको यहाँ पे। अगर 2 स्टेटमेंट होंगे तो अभी तक जितने ऑप्शन चल रहे थे वो सारे वहां पे चलते हैं। चलिए क्या बोला गया, 9 व्यक्ति हैं। अब इसमें क्या पूछा गया था कि बताओ कि रॉरी का रिश्ता किससे, जॉडी से। तो यहाँ पे तो ध्यान से देखो इसमें कि जॉडी इज द फादर ऑफ एलेक्स। ठीक है, जॉडी भाई साहब जो है वो पिताजी हैं, वो किसके, एलेक्स के पिताजी हैं। और एलेक्स के बारे में बोला गया, एलेक्स जो है वो भाई है स्टॉर्म का, एलेक्स जो है वो भाई है स्टॉर्म का। डैनी इज सन ऑफ रॉरी, अलग से लिख लो, रॉरी का एक बेटा जिसका नाम डैनी है। ठीक है, और आगे बोला गया रॉरी जो है उसकी शादी स्टॉर्म से हुई है, तो रॉरी की जो शादी हुई है, ये देखो रॉरी की शादी हुई है स्टॉर्म से, रॉरी का बेटा डी हो जाएगा। यहां आ तो गया बेटा, देखो ध्यान से, इसमें ये कनेक्ट तो हो गया। और आपसे पूछा गया था कि रॉरी का रिश्ता किससे बेटा, पूछा गया है जॉडी से, तो जॉडी यहाँ है, रॉरी यहाँ है, लेकिन अभी इसका दामाद है कि इसकी बहू है, कुछ जेंडर क्लियर नहीं हो पा रहा, तो फर्स्ट वाले से तो आंसर नहीं आएगा। काफी क्लोज आ चुका था लेकिन कंफर्म नहीं आ पाएगा। ठीक है ना, सेकंड देखो, एरिन इज द मदर ऑफ रियान, रियान इज मैरिड टू एलेक्स। यहां बनाते हैं एरिन इज द मदर ऑफ रियान, एरिन मदर किसकी बेटा है, रियान की मदर है। ठीक है, और रियान जो है वो उसकी शादी एलेक्स के साथ हुई है, रियान की शादी, सॉरी यहाँ पे रियान का जेंडर क्लियर नहीं है ना, रियान की शादी किसके साथ हुई है बच्चों, एलेक्स के साथ हो गई है। ठीक है ना, अभी जेंडर क्लियर नहीं है इसमें। और रॉरी जो है वो बहू है किसकी, ब्लेयर की, और डैनी जो है वो रॉरी का बेटा, रॉरी का, ये रॉरी है ना बेटा इसमें, नहीं रियान है, अलग से लिखते हैं इसमें। कहता है रॉरी जो है वो बहू है किसकी, ब्लेयर की, ब्लेयर उसमें कहीं दिख नहीं रहा, अलग से बनाते हैं, ब्लेयर की बहू मतलब ब्लेयर का एक बेटा होगा। ठीक है, उसकी वाइफ जो है वो कौन है बेटा, रॉरी है, रॉरी वाइफ हो जाएगी उसकी। ठीक है, ब्लेयर की। एंड डैनी जो है वो रॉरी का बेटा,
रॉरी का बेटा डैनी आ जाएगा। यहाँ पे बेटा देखो क्वेश्चन में हमारे सारी चीजें आ चुकी हैं। अब देखो यहाँ पे रॉरी का रिश्ता है जॉडी से, तो यहाँ पे रॉरी यहाँ दिख रहा है मुझे, लेकिन जॉडी कहीं है ही नहीं, तो इसका मतलब सेकंड से भी आंसर नहीं आएगा। थर्ड की बात करें, टेलर जो है वो ब्रदर इन लॉ है ब्लेयर का, और ब्लेयर जो है वो मैरिड है किससे, जॉडी से। यहाँ ऊपर बना रहा हूं मैं, ठीक है। ब्लेयर की शादी किससे हुई है बेटा, जॉडी से। तो ब्लेयर की शादी हुई है किससे, जॉडी से। और ब्लेयर अगर ब्रदर इन लॉ मतलब मेल होगा तो जॉडी फीमेल होंगी। और ये जाहिर सी बात है किसका ब्रदर इन लॉ है, टेलर का। ब्रदर इन लॉ मतलब क्या होता है, जीजा, साला, देवर। तो ब्लेयर जो भाई साहब है वो ऑब्वियस सी बात है जीजा ही होंगे मेरे ख्याल से। किसके जीजा, जीजा है भाई। टेलर इज अ ब्रदर इन लॉ ऑफ ब्लेयर, ठीक है। और ब्लेयर की शादी हुई है जॉडी से, तो टेलर जो होंगे वो ब्रदर इन लॉ हैं किसके, ब्लेयर के। अच्छा एक बात बताओ, टेलर ब्रदर इन लॉ है ब्लेयर के, तो टेलर तो मेल हो गए, लेकिन यहाँ पे भी इनका ब्लेयर का क्या बोला गया, रिश्ता नहीं पता है। तो यहाँ पे ब्लेयर और जॉडी का जो रिश्ता मैंने बनाया है ना, ये कंफर्म नहीं है, तो इसको मैं हटा रहा हूँ। ब्लेयर और जॉडी का रिश्ता कंफर्म नहीं, ब्लेयर प्लस जॉडी। जॉडी का जो भाई है वो टी हो जाएगा, टेलर, जो कि बी का ब्रदर इन लॉ। देखो बी के या तो हस्बैंड का भाई होगा या तो वाइफ का भाई होगा, तो ये यहाँ पे बन जाएगा। आगे देखो, रेयान इज मैरिड टू एलेक्स, पता ही नहीं मुझे इसमें कहाँ पे है। और एलेक्स के बारे में बोला गया वो स्टॉर्म का भाई है। तो यार एक बात बताओ, इसमें तो कहीं कनेक्ट हो ही नहीं रहा कुछ। तो आप देखोगे यहाँ से कि रेयान की शादी एलेक्स से हुई है, और एलेक्स जो है वो ब्रदर है किसका, स्टॉर्म का। यहाँ तक मैं अगर देखूँ तो कहीं कुछ कनेक्ट हो नहीं रहा। अब जरा देखो, हमको पूछा गया है कि रॉरी का रिश्ता जॉडी से बताना। यहाँ पाओगे रॉरी का रिश्ता जॉडी से निकल के आ सकता है। जरा देखो कौन सी ऐसी लाइन है जिसको मैं जोड़ूं तो मुझे जॉडी वाली कहानी थोड़ा बनते दिखाई दे रही। तो आप पाओगे कि फर्स्ट और थर्ड में, फर्स्ट और थर्ड को अगर मैं जोड़ दूं तो फर्स्ट और थर्ड में देखो यहाँ पे जॉडी है ना। थर्ड में देखो यहाँ पे टेलर इज अ ब्रदर इन लॉ ऑफ ब्लेयर हु इज मैरिड टू जॉडी, यानी कि ब्लेयर की शादी जॉडी से हुई है। और अगर ब्लेयर, फर्स्ट और थर्ड को जोड़ रहा हूँ, जॉडी से शादी होती है ब्लेयर की, तो इसका मतलब जॉडी फीमेल है तो ब्लेयर क्या हो जाएगी, मेल हो जाएगी, ब्लेयर फीमेल हो जाएगी। और आपको पता है कि जो ब्लेयर है उनके ये ब्रदर इन लॉ है टी, तो ये देखो टी यहाँ पे आ गया बेटा। और हमको पता चल गया यहाँ पे कि जॉडी, जो पूछा किसके बारे में गया, रॉरी के। जॉडी जो है इसके ससुर हो जाएंगे, ससुर हो जाएंगे किसके, इसके बेटा रॉरी जो है, रॉरी के ससुर हो जाएंगे। लेकिन रॉरी का अभी तक क्लियर पता नहीं चला, तो इसका मतलब पहले और तीसरे से तो कहानी बन नहीं रही इसमें। अच्छा इसमें तीसरे में कुछ और बोला गया इसमें कि रेयान जो है उसकी शादी एलेक्स के साथ हुई है, ठीक है। और एलेक्स जो है वो क्या है, ब्रदर है किसका, स्टॉर्म का। तो ये थर्ड से तो नहीं हो रहा क्योंकि एलेक्स का जेंडर हमको यहाँ पे पता है। तो फर्स्ट थर्ड से तो कहानी हमारी बिल्कुल बन के नहीं आ रही है, ठीक है। अगर फर्स्ट और थर्ड से नहीं आ रही, जरा फर्स्ट और सेकंड को चेक करो। फर्स्ट और सेकंड को अगर चेक करें तो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड में कॉमन क्या दिख रहा है मुझे, तो आप पाओगे, यहाँ पे पाओगे क्या पाओगे बेटा, ब्लेयर वाली कहानी यहाँ दिख रही है आपको ना, ये दिख रही, जिसमें आपको रॉरी जो है, सेकंड में देखो ध्यान से, सेकंड वाले में देखो ध्यान से, रॉरी इज डॉटर इन लॉ ऑफ ब्लेयर, रॉरी ब्लेयर की बहू है। और अगर रॉरी सेकंड को जोड़ दूं मैं तो रॉरी बहू हो जाएगी ब्लेयर की, मतलब ब्लेयर इनकी वाइफ हो जाएंगी, तो ये भाई साहब हो जाएंगे इनके हस्बैंड। तो ये चीज हमको क्लियर हो गई। अगर सेकंड का ये वाला टुकड़ा हम जोड़ दें और रॉरी का बेटा यहाँ पे कौन हो जाएगा, डैनी हो जाएगा, तो आंसर फर्स्ट और सेकंड से निकल के आ गया कि भैया जो रॉरी है ना वो जॉडी की क्या है, बहू है। तो आंसर फर्स्ट और सेकंड मुस्कुरा के रिप्लाई कर दो, फर्स्ट और सेकंड यहां पे रिप्लाई कर दो जल्दी से। फर्स्ट और सेकंड से आ रहा, हाँ आ रहा। अच्छा यहां पे एक चीज और बताना चाह रहा हूं एग्जामिनर कि फर्स्ट और सेकंड से और सेकंड और थर्ड से भी आ सकता है। यहां पे ये भी हो सकता है कि सेकंड और थर्ड से आ जाए। अच्छा सेकंड और थर्ड से जरा चेक कर लेते हैं। अगर सेकंड और थर्ड से चेक करें तो हमको इसमें पूछा गया था रॉरी और जॉडी का रिश्ता, है ना। तो यहां जॉडी दिख रहा और ये रॉरी दिख रहा, मतलब चीजें यहां पे बन जाएंगी कैसे, क्योंकि सेकंड थर्ड में अगर बी से हम जे को जोड़ दें और आपको पता होगा कि जे का भाई टी हो गया, भले ही जॉडी का रिश्ता यहाँ पे क्लियर नहीं हो जेंडर, लेकिन जॉडी की तो ये बहू लगी ना, क्योंकि ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं और इनका एक बेटा है, बेटे की वाइफ जो होगी वो बहू ही तो होगी। तो इसका मतलब आंसर सेकंड और थर्ड से भी मिलके आ जा रहा। तो ये जो हमारा ऑप्शन था ना, कौन सा वाला, सी वाला, कि या तो फर्स्ट सेकंड से आंसर निकाल के दे दो या फिर इसका थर्ड और सेकंड और थर्ड से आ जा, दोनों से आ रहा, फर्स्ट और सेकंड से भी मिलके आ जा रहा और सेकंड और थर्ड से भी आ रहा। तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, सी वाला। क्वेश्चन अच्छा था, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो आ जाओ नेक्स्ट पे। यहां देखो जरा सा, इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं जरा सा। 7% की बात हो रही है, एक बार इंग्लिश में देख लो, पहले हिंदी में देख लो जल्दी से। फ्लोर वाला क्वेश्चन है भाई, जल्दी से देखो, फ्लोर वाला क्वेश्चन है, जल्दी से देखो। 7 व्यक्ति हैं, इन लोगों की फ्लोरिंग करनी है। आपसे पूछा गया रॉनी किस फ्लोर पे रहता है बच्चों, रॉनी किस फ्लोर पे रहता है। चलो इसका जरा एक बार इंग्लिश देख लेते हैं, और इंग्लिश के साथ यहाँ पे मैं टाइमर के साथ खेलना पसंद करूंगा। यहाँ पे
1 मिनट 20 सेकेंड, ये टाइमर आपको दे रहा हूं, स्टार्ट हो चुका है टाइमर। ये देखो मैं साइड हो जा रहा हूं, थोड़ा सा साइड हो जा रहा हूं भाई, ताकि आप क्वेश्चन को देख पाए पूरा। टाइमर आपको प्रॉपर दिख रहा होगा, ठीक है। चलो सोच के रिप्लाई करना, आपका जो क्वेश्चन होगा वो बहुत अच्छे से बन जाएगा, ठीक है। 7% रीमा, नैना, जीबा, भानु, रोनी, अवनी and Manav live in a 7-floor building where bottom floor is number 1 and top floor is number 7. Then Ronnie lives on which floor? ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको बनना चाहिए बेटा, और सिर्फ बनना ही नहीं चाहिए, सही तरीके से बनना चाहिए। चलिए, अब आपके पास मात्र 13-11 सेकंड बचे हुए हैं, सॉल्व करना है और सही तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। चलो टाइम अप हो चुका है, देखें जरा सा इसका आंसर कैसे आएगा। सबसे पहले पूछा गया भाई, फ्लोरिंग कर लेते हैं 7 की इसमें, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना। आपको सबसे पहले पूछा गया था कि रोनी जो है वो किस पे आएगा, ठीक है। रीमा लिव ऑन 5th फ्लोर एंड भानु डजंट लिव ऑन टॉप। देखो रीमा जो है फर्स्ट वाले के हिसाब से, देखो यहाँ पे फर्स्ट वाला केस बना रहा हूं मैं, ठीक है। ऐसे कर लेते हैं, ठीक है, ऐसे कर ले रहा हूं। तीनों केस के लिए अलग अलग डायग्राम, देखो 3 डायग्राम दिख रहे हैं आपको, ये पहला केस, ये दूसरा केस, ये तीसरा केस। तो सबसे पहले फर्स्ट केस में देखो रीमा जो है वो 5वें वाले फ्लोर पे आएंगी, तो रीमा भाई साहब यहाँ आ गई, ठीक है। भानु जो है वो टॉप पे नहीं आएंगे, और देयर इज अ गैप ऑफ 2 फ्लोर बिटवीन रीमा एंड अवनी। रीमा और अवनी के बीच में यहाँ पे 2 फ्लोर का गैप है। भानु टॉप पे नहीं आएंगे ऐसा बताया गया इसमें, और अवनी जो है वो इमीडिएटली बिलो है किसके, नैना के। अवनी जो है वो नैना के जस्ट बिलो आएगी, और भानु टॉप पे आएंगे नहीं, तो भानु की जगह यहाँ भी आ सकती, यहाँ भी आ सकती, यहाँ भी आ सकती, 3 में से कहीं भी एक जगह पे आ सकता है। तो क्या मुझे रोनी की अभी कंफर्म पोजीशन पता चल रही, ये रोनी नहीं है, रीमा है, तो फर्स्ट वाले से तो आंसर नहीं आएगा, चलो हटा दो। सेकंड, नैना जो है वो 3rd फ्लोर पे है, नैना जो है वो सेकंड बना रहा हूं यहाँ पे, नैना 3rd फ्लोर पे है, एंड जीवा लिव ऑन टॉप फ्लोर, जीवा इसमें आएगी टॉप पे बेटा। आगे बोला गया देयर इज अ गैप ऑफ 2 फ्लोर बिटवीन रीमा एंड अवनी। बेटा रीमा और अवनी के बीच में 2 फ्लोर का गैप है, तो अगर रीमा यहाँ करूं तो 1 और 2 छोड़ के अवनी आ नहीं सकती, रीमा यहाँ करूं तो 1 और 2 छोड़ के अवनी यहाँ आ सकती है, रीमा को यहाँ करूं तो 1 2 छोड़ के अवनी यहाँ आ सकती है। थोड़ा डाउट वाला कंडीशन है, थोड़ी डाउट की कहानी दिख रही। अच्छा आगे पकड़ो, यहाँ पे अवनी इज इमीडिएटली अबव मानव, इसका मतलब अवनी जो है वो मानव के जस्ट ऊपर होने वाली, 1 फ्लोर ऊपर होने वाली है, और रीमा जो है वो ऑड नंबर के फ्लोर पे होने वाली है। तो एक बात बताओ, रीमा और अवनी के बीच में जो है वो 2 फ्लोर का गैप है, और हमको पता है कि कौन बेटा, इसमें क्या बोला गया, इसमें रीमा जो है वो किस पे होने वाली है, ऑड नंबर वाले फ्लोर पे। तो अब करना क्या है इसमें है, रीमा का हमको पता चल गया कि वो ऑड नंबर वाले फ्लोर पे आएगी, और हमारे पास ऑड नंबर वाला फ्लोर कौन सा खाली इसमें दिख रहा है, 5। और अगर रीमा को यहाँ करूंगा तो 1 और 2 छोड़ के अवनी यहाँ आ जाएगी, रीमा को नीचे करूंगा तो 1 और 2 छोड़ के अवनी यहाँ भी आ सकती, ठीक है। और आपको बोला गया था मानव को अवनी के लिए कि मानव जो है वो अवनी के जस्ट ऊपर होने वाला है, ठीक है। तो एक बात बताओ, यहाँ पे देखो जरा सा, अगर मैं मान लो अवनी को यहाँ पे करता हूँ रीमा को, ठीक है, ऑड पे, तो 1 और 2 छोड़ के यहाँ अवनी आ जाएगी, ठीक है, अवनी आ गई। और आपको मानव के लिए बोला गया था कि तुरंत ऊपर होने वाला है किससे, अवनी से, तो अवनी के जस्ट ऊपर मानव हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा। तो बच्चों फिर क्या करेंगे इसमें, इसका मतलब जो रीमा है वो नीचे आ जाएगी, 1 और 2 छोड़ के यहाँ अवनी, और यहाँ पे कौन आ जाएगा, मानव आ जाएगा। अब हमारे पास 2 बंदे बच गए इसमें, जाहिर सी बात है, एक भानु बच गया, एक रोनी बच गया, जिसका अभी भी डाउट में, तो भाई सेकंड से भी आंसर आता दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है ना। थर्ड देखो, भानु जो है वो क्या 4th फ्लोर पे रहता है, भानु भाई साहब जो है 4थे पे रहेंगे, यहाँ पे आ गया। आगे बोला गया इसमें भानु जो है 4थे फ्लोर पे रहता है, लिव एग्जैक्टली बिटवीन मानव एंड जीबा, यानी मानव और जीबा के एग्जैक्टली बीच में है, तो यहाँ पे मानव और जीबा में से कोई एक आ जाएगा, यहाँ मानव और जीबा में से कोई एक आ जाएगा, ठीक है ना। आगे देखो, जीबा जो है वो टॉप पे होने वाली है, ठीक है। मानु हु लिव्स ऑन 4th फ्लोर लिव एग्जैक्टली बिटवीन मानव एंड जीबा, और जीबा जो है टॉप पे, तो इसका मतलब इस तरह से नहीं होगा, ठीक है, इस तरह से नहीं होगा, जीबा को टॉप पे रखो, तो जीबा को अगर टॉप पे रखोगे तो जीबा और भानु के बीच में 2 का गैप है, तो भानु के बाद 1 और 2 छोड़ के यहाँ पे कौन आ जाएगा, मानव, यही होगा ना बेटा, मानव।
मानव ही था ना। अभी भी देखो इन दोनों के एग्जैक्टली बीच में ही तो आ रहा, तो भाई थर्ड वाला भी बन के आ चुका, तो इसका आंसर थर्ड से भी क्लियर होके नहीं आ रहा। अब जरा देखो ध्यान से कि कौन सा ऐसा डायग्राम उठाएं जिससे कि तुम्हारा आंसर बनता दिखाई दे। तो आप पाओगे अगर फर्स्ट और थर्ड को ले लो तो जीवा यहां आ जाएगी, फर्स्ट थर्ड को मिलाऊं तो। ऑप्शन देखो जरा, पहला क्या था, पहला क्या था, फर्स्ट सेकंड टुगेदर। क्या पहले और दूसरे से आ सकता है? कभी नहीं आ सकता, क्योंकि पहले दूसरे में आप पाओगे कि एम और आर कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, और रीना इसमें यहाँ पे दिखाई दे रही है, तो ये नहीं आ सकता फर्स्ट सेकंड से, तो हटा दो बेटा। अब जरा देखो यहाँ पे सेकंड और थर्ड की बात करते हैं, तो सेकंड थर्ड में सब कुछ तो ठीक है, लेकिन ए और बी अपनी जगह कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। ए और बी की जगह अपने आप में क्या दिख रही है बेटा? कॉन्ट्राडिक्ट दिखाई दे रही है, तो इससे भी नहीं आ सकता। अब यहां देखो एक बार, यहां से फर्स्ट और थर्ड मतलब पहले और तीसरे से या फिर दूसरे और तीसरे से, दूसरे और तीसरे से तो कभी नहीं आ सकता, दूसरे और तीसरे को मिला के कभी नहीं आ सकता, तो ये भी हटा दो। अच्छा, आगे बोला गया कि किसी से नहीं आएगा, और लास्ट में बोला गया कि सबको मिला के शायद आ जाए। अगर सबको मिला के अगर चलेंगे ना, तो आप पाओगे कि z हमारा यहां आ जाएगा, दोनों के हिसाब से देखा जाए, है ना। और उसके बाद अगर z यहां आ जाएगा, z अगर यहां पे आ जाएगा, तो इसका मतलब देखो यहां पे रीना की जगह कॉन्ट्राडिक्ट कर रही नहीं यार, तो इसका मतलब ये बात तय हो जाएगी कि इसका आंसर नहीं निकल के आएगा। रोनी जो है वो कौन से फ्लोर पे, इसका आंसर नहीं निकल के आ पाएगा, क्योंकि तीनों कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। भाई अगर तीनों को लेकर चलेंगे तो फिफ्थ पे एक में आर आ रहा है, एक में एम आ रहा, कैसे होगा? अगर बात करें फोर्थ पे, तो फर्स्ट में कोई आ ही नहीं रहा और सेकंड में दो लोग अलग अलग आ रहे हैं, ये भी कॉन्ट्राडिक्ट कर गया इसमें, है ना। लेकिन कॉन्ट्राडिक्ट करने की वजह से फिर हमको एक क्लियर नहीं हो पा रहा ना कि रोनी की जगह एग्जैक्टली क्या बचेगी। फर्स्ट वाले में दो ही जगह दिख रही है हमारे पास, तीन जगह एक्चुअली है। इस तीन जगह में से अगर देखा जाए, चलो मान लो एक में भानु यहाँ आ गया फर्स्ट और थर्ड के रिस्पेक्ट में, और अगर भानु यहाँ आ चुका है एग्जाम्पल के तौर पे, तो फिर मानव बचा, और मानव को हम कहाँ रख सकते हैं? यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं, तो आंसर हमारा डाउट में जाएगा। तो आंसर क्या आएगा इसका? कि किसी से भी मिलकर आंसर नहीं आएगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। ये देखो अच्छे से पढ़ लो भाई, क्वेश्चन काफी बड़ा दिख रहा है इसमें भी, मैं एक बार इसको हिंदी में दिखा देता हूं। पजल वाला क्वेश्चन है भाई साहब, पजल वाला क्वेश्चन है, और पजल वाले क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इंग्लिश में देखें इसका, और ये रहा टाइमर। कितना टाइम ले सकते हो इस क्वेश्चन के लिए भाई? 1 मिनट ले लो, चलो हटाओ, बहुत है। टाइमर स्टार्ट हो गया, 1 मिनट इज मोर देन सफिशिएंट। चलो भाई, दो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, तो आप फर्स्ट से चेक कर लो, सेकंड से चेक कर लो, अगर दोनों से ना आए तो दोनों को मर्ज करके चेक कर लो, और फिर भी ना आए तो आंसर नीदर नॉर में लगा दो। ऑप्शन नंबर 4 ऑप्शन हमेशा नीदर नॉर होता है बेटा। फिफ्थ ऑप्शन जब दोनों को मर्ज करेंगे तो उसको फिफ्थ ऑप्शन कहते हैं। बाकी फर्स्ट सेकंड तो आपको पता है कि पहले से अगर आ जाए दूसरे से ना आए तो फर्स्ट ऑप्शन, दूसरे से आ जाए पहले से ना आए तो उसको बोलते हैं सेकंड ऑप्शन। चलिए टाइम अप ऑलमोस्ट हो चुका है आपका। देखो क्वेश्चन क्या था, जरा पढ़ लेते हैं इसको। काफी अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है मुझे ये वाला, है ना। देखो क्या बोला गया इसमें, 5 दोस्त हैं जो कि एमएनसी कॉलेज में पढ़ते हैं, इनके नाम दे दिए गए, सभी एक लाइन में खड़े हैं और सबका चेहरा नॉर्थ में। तो मैं यही इमेजिन कर लेता हूं यहाँ पे ऐसे 5, ठीक है, 1 2 3 4 5, सब लोग ऊपर देख रहे हैं, ठीक है ना। आगे आ जाओ, आपसे क्या पूछा गया है, बताइए भाई सबसे 3 प्लेस टू द राइट ऑफ डैनियल, डैनियल के राइट थर्ड पे कौन आएगा, ठीक है। चलो आ जाओ पहले पे, अजय जो है वो 2 प्लेस टू द राइट ऑफ बैनी, अजय जो है बैनी के राइट में 2 पोजीशन पे, ठीक है। तो यहां लिखता हूं मैं, बैनी के राइट सेकंड पे कौन आएगा, अजय आ जाएगा, ठीक है। आगे बोला गया बैनी इज नॉट एडजेसेंट टू चार्ल्स, मतलब बैनी के बगल में चार्ल्स नहीं बैठेगा, ऐसा क्वेश्चन में बोल दिया गया, ठीक है। आगे बोला गया चार्ल्स और ईशा नहीं बैठ सकते, ईशा नहीं आ सकते, ठीक है, ईशा नहीं आ सकते, है ना। द नंबर ऑफ पर्सन टू द लेफ्ट ऑफ ईशा, ईशा के जितने लोग बाएं हैं ना, उतने ही लोग बेनी के दाईं तरफ हैं। अब मुझे नहीं पता बेनी के दाईं तरफ कितने लोग आएंगे, जरा सोचो, अगर बेनी को मैं यहां करता हूं तो उसके दाएं दूसरे पर ए आ गया, तो बेनी के दाईं तरफ कितने लोग हो जाएंगे, 2 लोग। तो ईशा के बाईं तरफ 2 लोग हो पाएंगे क्या, नहीं हो पाएंगे। तो ये तो यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रहा। और आपको पूछा किसके बारे में गया था, कि डैनियल के राइट थर्ड पे, ठीक है। तो ये तो हमारा ठीक नहीं लग रहा है इसमें। एक बार जरा बेनी को यहाँ कर लें, तो बेनी के राइट सेकंड पे यहाँ पे कौन आ जाएगा, ये ए आ जाएगा। तो बेनी के राइट थर्ड राइट कितने लोग हैं, 3 लोग हैं। तो यार ईशा के लेफ्ट में भी 3 लोग होने चाहिए, तो ईशा यहाँ हो नहीं सकती, तो इसका मतलब यहाँ से भी हटाओ जरा सा। अगर बेनी को यहाँ रखें तो राइट सेकंड पे ये आ गया,
तो बेनी के राइट में कितने लोग आ रहे हैं बेटा, आप नोटिस करोगे बेनी के राइट में 4 लोग आ रहे हैं, तो इसका मतलब ईशा के लेफ्ट में भी 4 होंगे, तो ईशा मतलब यहां आ जाएगी, 1 2 3 4, ये तो ठीक है हमारा। और हमको एक बात और बोली गई थी कि जो चार्ल्स है ना वो बेनी के बगल में नहीं बैठेगा, तो इसका मतलब चार्ल्स यहाँ आ जाएगा, और अगर चार्ल्स यहाँ आएगा तो डेनियल बेटा यहाँ आ जाएगा, मतलब फर्स्ट वाले से तो आ गया यार, क्या बात है। अब आप बताओ डेनियल के राइट थर्ड पे कौन है, तो आप देखो 1 2 3 आंसर आएगा ईशा, तो फर्स्ट वाले से तो आंसर आ चुका है। सेकंड देख लेते हैं, सेकंड डायग्राम मैं यहाँ पे अलग से बनाऊंगा, चाहूंगा आपको फिर से दिखाऊंगा, 1 2 3 4 5, ठीक है। सेकंड क्या बोला गया, ईशा इज सिटिंग टू द राइट ऑफ चार्ल्स, ईशा जो है वो चार्ल्स के राइट में है, एंड नन ऑफ देम इज एडजेसेंट टू डेनियल, और इनमें से कोई भी डेनियल के पड़ोसी नहीं, तो इसका मतलब ऐसे बोलूंगा मैं कि चार्ल्स के राइट में ईशा है और ये दोनों जो हैं वो डेनियल के पड़ोसी नहीं है। अब मुझे नहीं पता इसमें कहाँ पे क्या आएगा, आगे देखो क्या था इसमें, देखो ठीक है, ठीक है, आगे देखो क्या था इसमें, डेनियल के बारे में बोला गया हु इज नॉट एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो, मतलब डेनियल किसी भी एंड पे नहीं होने वाला, मतलब कहीं बीच में होगा, ठीक है। आगे बोला गया नंबर ऑफ पर्सन टू द लेफ्ट ऑफ ईशा, लेफ्ट में ईशा के जितने लोग हैं उतने ही बेनी के राइट में, ये बात फिर से यहां बोल दी गई, तो ईशा सी के राइट में होने वाली, देखो ठीक है भाई, ईशा के जितने लोग राइट में हैं, क्वेश्चन ये था ना कि ईशा के जितने लोग यहां पर राइट में हैं, ठीक है, उतने ही ईशा क्या बोला गया इसमें, द नंबर ऑफ पर्सन टू द लेफ्ट ऑफ ईशा, ईशा के जितने लोग लेफ्ट में हैं उतने ही लोग बेनी के राइट में। जरा देखो यहाँ पे सी और ई अगर हम लेके चले यहां पर, तो ईशा के लेफ्ट में कितने लोग आ रहे हैं भाई, 1 लोग है ना, ईशा के लेफ्ट में 1 लोग हैं, तो बेनी के राइट में भी 1 लोग हो गए, ये हो गए, और डेनियल एंड पे नहीं बैठेगा, डेनियल यहां आ नहीं सकता, तो ये केस तो गलत हो जाएगा इसमें, तो इसका मतलब ईशा और इसकी यही कंडीशन बनेगी, ये हो गया यहाँ पे ईशा, और आप पाओगे कि ईशा के लेफ्ट में कितने लोग आ रहे हैं भाई 4, तो बेनी के राइट में भी कितने लोग आ जाएंगे 4, और डेनियल बीच में बैठेगा नहीं, एंड पे नहीं बैठेगा, और इन दोनों का पड़ोसी नहीं होगा, तो डेनियल यहाँ आ जाएगा, और एक नाम जो बचेगा वो यहाँ आ जाएगा, मतलब सेम डायग्राम बन के आ जाएगा, दूसरे से भी तो आंसर पहले से भी आ रहा, दूसरे से भी आ रहा, और आपका दोनों का आंसर सेम आ रहा, तो इसका मतलब आंसर क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा भाई, ईदर और आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ईदर और कौन सा डेटा, ईदर वाला, कभी भी याद रखना है ईदर और तब आएगा जब पहले से भी आंसर आ जाए, दूसरे से भी आंसर आ जाए, दोनों से आंसर सेम हो, तब आपका आंसर ईदर और आ जाएगा, ठीक है ना। चलो आ जाओ नेक्स्ट पे, आगे आ जाओ भाई, क्वेश्चन नंबर किस पे आ गए, 9 पे आ चुके हैं। ये देखिए बहुत छोटा सा क्वेश्चन है और इसको हम जल्दी से सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए जरा, हिंदी में देख लीजिए अच्छे से, टेल का कोड क्या होगा, लो यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं, ये तो समझ में आ रहा है, इंग्लिश वालों को भी आ जाएगा, ये तो आपका 30 सेकेंड्स में बनना चाहिए, 30 सेकेंड्स में, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। ये देखिए, ये तो इंग्लिश वाले भी समझ में आएगा, बल्कि इंग्लिश वालों को भी ज्यादा अच्छे समझ में आएगा, क्योंकि आपको कोड आपको अलग अलग दिखाई दे रहा है, TAIL। ये तो बहुत सिंपल है, मतलब इसको पेन चलाने की भी जरूरत नहीं है, आपका डायरेक्टली आंसर आ जाएगा अगर आप स्मार्टली वर्क करते हैं तो। अगर स्मार्टली वर्क नहीं करते तो आपका टाइम तो लगने वाला है, टाइम तो लगने वाला है। चलिए टाइम अप हो चुका है यहाँ पे। अब अगर टाइम अप यहाँ पे हो चुका है तो इसको कैसे करेंगे वो जरा ध्यान से देखो। टेल मतलब TAIL, अब देखो ध्यान से समझना, यहाँ पे इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, ध्यान से देखो, इन दोनों में E कॉमन दिख रहा, तो E की जो नंबरिंग है वो सेम होगी, यहाँ पे आगे से दूसरे पर E है, आगे से दूसरे पर 7, यहाँ लास्ट पे है तो यहाँ दिख रहा है आपको 7। क्लियर हो गया, ये 7 आपको दिखाई दे रहा है। मतलब एक बात तो तय है कि टेल इन्हीं दोनों से मिलके आएगा, तो पहले से टेल आ नहीं सकता, दूसरे से आएगा नहीं, दोनों को मर्ज करोगे टेल की स्पेलिंग मिल जाएगी। देखो यहाँ पे, ये देखो T, इसमें T है, इसमें A है ऊपर वाले में, और I जो है वो नीचे वाले में है, और L ऊपर वाले में, तो आपको बस दोनों को मिला दोगे, दोनों के कोड आपके निकल के आ जाएंगे। तो आंसर क्या आएगा इसका, बोथ फॉलोज। ठीक है बेटा, बोथ फॉलोज हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है कि नहीं क्लियर है बताओ, है ना। टी का कोड यहां से आ जाएगा, क्या टी और आई का कोड इससे निकल जाएगा, और ए और एल का कोड ऊपर वाले से निकल जाएगा। देखो ना, ए का कोड इसमें क्या हो जाएगा, ये 8, और एल का कोड क्या निकल के आ जाएगा इसमें 3। समझ में आई बात। तो ये क्वेश्चन पेन चलाने वाला था ही नहीं बेटा। ये देखो, राहुल का चेहरा इसमें से किस दिशा में है, भाई हिंदी में देख लो पहले अच्छे से, इसके बाद मैं आपको इंग्लिश में दिखाता हूं। राहुल भाई साहब का चेहरा अभी किस दिशा में, ये आपसे पूछा गया, जल्दी बताओ। ठीक है, ये लीजिए इंग्लिश में देखिए, और इस क्वेश्चन को आपको बनाना है 30 सेकेंड्स में। बहुत है भाई साहब 30 सेकेंड्स, 30 सेकेंड्स बहुत है। डेटा सफिशिएंसी ना आपको और अच्छा मजबूत कर सकता है जब आपका सारे टॉपिक में कमांड हो, क्योंकि ये टॉपिक टेस्टिंग टॉपिक है
कि आपकी बाकी सब्जेक्ट्स में, बाकी टॉपिक्स में कितनी कमांड है। भाई देखो ब्लड रिलेशन भी आ गया, डायरेक्शन डिस्टेंस भी आ गया, हर तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, सिटिंग पजल्स भी आ गई। तो हर तरह के जब क्वेश्चन आपको मिलते हैं किसी एक टॉपिक में, तो वही टॉपिक कहलाता है डेटा सफिशिएंसी। आंसर तो देना ही नहीं है, यहां सफिशिएंसी चेक करने की, भाई कौन सा आंसर है, ऑप्शन है जो आंसर निकाल सकता है। भाई राहुल का पूछा गया है फेसिंग, आगे बोला गया इसमें he turned to the left for twice respectively and the starting point P। क्या हुआ कि P वाले बिंदु से वो 2 बार बाईं तरफ मुड़ता है। यार एक बात बताओ, हमको P वाला पॉइंट से वो कहां देख रहा था कुछ पता ही नहीं है, तो इससे तो फर्स्ट वाले से तो आंसर आएगा नहीं। सेकंड देखो वो क्या किया, ही स्टार्टेड टू वॉक इन नॉर्थ डायरेक्शन फ्रॉम पॉइंट P, तो P से वो उत्तर दिशा में गया है, ये बोला गया, लेकिन कितना चला क्या चला सेकंड से क्लियर नहीं हो रहा, तो दोनों को मिला दो कहानी बन जाएगी। मतलब P से नॉर्थ में गया ऐसे बेटा, और उसके बाद क्या हुआ 2 बार वो बाईं तरफ मुड़ा, यानी 1 बार बायां फिर 2 बार बायां, तो अभी वो कहां देखेगा बेटा, साउथ में देखेगा, साउथ में देखेगा। तो ये पता कब चला, जब हमने दोनों को मिला दिया। समझ में आई बात, तो आंसर आएगा क्या इसका, बोथ। ये क्वेश्चन देखो 30 सेकंड से पहले के वाले हैं, बहुत जल्दी से आपका बन जाएगा। ये देखिए एक और कोडिंग डिकोडिंग का छोटा सा क्वेश्चन, एक और, इसको जरा हिंदी में दिखाऊं, हिंदी में ज्यादा अच्छे से क्लियर दिखाई देगा आपको, ज्यादा अच्छे से क्लियर दिखाई देगा बच्चों हिंदी में। लो इस क्वेश्चन को आंसर आप 30 सेकंड्स में रिप्लाई करो। स्पीड बहुत मैटर करेगी भाई साहब। किसी कोड लैंग्वेज में 1-3 का कोड है स्टॉप स्मोकिंग, 5-9 का कोड है इंजीरियस हैबिट, और उस कोड में 9 और 5 का क्या अर्थ होगा। इस कोड में क्रमशः 9 और 5 का कोड क्या हो जाएगा। और 9 और 5 का कोड निकालने के लिए आपको नीचे 2 ऑप्शंस दिए गए, और उन 2 ऑप्शंस को बहुत अच्छे से आप हेल्प करेंगे तो ही बन पाएगा। लो भाई टाइम अप होने वाला है और इस क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं जरा सा। ऊपर 2 हिंट दिया है, नीचे 2 ऑप्शन दिए हैं और आपको आंसर निकालना था। देखो जरा सा आपको पूछा क्या गया था कि 9 का और 5 का कोड क्या होगा। हमें पता है कि 5-9 का कोड इसमें क्या दिया गया है, इंजूरियस हैबिट, ये है, लेकिन अब मुझे कंफर्म नहीं है ना कि 5 का कोड इंजूरियस ही हो, जरूरी नहीं है, कुछ भी हो सकता है। तो इसके लिए हेल्प लेते हैं फर्स्ट वाले का। फर्स्ट वाले से मुझे क्या 5 और 9 दोनों का कोड मिल जाएगा, तो जरा ध्यान से देखो, तो मुझे फर्स्ट वाले से आंसर मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा, जरा देखो यहाँ पे, इसमें 5 कॉमन दिख रहा, तो 5 यहां दिख रहा है, इसमें 5 यहां दिख रहा, तो इन दोनों में, इस शब्द में और इनमें से कौन सा कोड आपको कॉमन दिख रहा है। तो आप पाओगे कि हैबिट आपको कॉमन दिख रही, तो हैबिट कोड हो जाएगा 5 का, और अगर हैबिट 5 का कोड हो गया तो इंजीरियस किसका कोड हो जाएगा, 9 का। तो भाई साहब फर्स्ट वाले से तो आ जाएगा। सेकेंड देखो, सेकेंड आप पाओगे कि सेकेंड में 9 आपको कॉमन दिख रहा है, इसमें है ना, 9 कॉमन दिख रहा, और अगर 9 कॉमन दिखाई दे रहा आपको, तो 9 का कोड इन दोनों में कॉमन दिख रहा है, तो कौन सा शब्द है जो इन दोनों में कॉमन दिख रहा है, तो आप पाओगे इंजीरियस हैबिट में से इंजीरियस आपको यहां दिखाई दे रहा है। इसका मतलब 9 का कोड कंफर्म हो गया, इंजीरियस है। तो अगर 9 का इंजीरियस कंफर्म हो गया तो इसका मतलब 5 का कोड क्या हो जाएगा, इसमें हैबिट हो जाएगा। तो सेकंड से भी आंसर निकल के आ गया, दोनों से आंसर सेम निकल के आ रहा है, इसलिए आंसर आप क्या लगाओगे, ईदर और। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ईदर और। यदि केवल या फर्स्ट या 2, ईदर 1 और 2, दोनों। ईदर और तब लगाते हैं बेटा जब आपका आंसर पहले से भी आ जाए, दूसरे से भी आ जाए, दोनों से आंसर सेम भी आए। अगर पहले से भी ना आए, दूसरे से भी ना आए, दोनों को मर्ज करो तब आ जाए, तो वो बोथ होता है। ठीक है, ये देखो हिंदी में देख लो बेटा, बच्चों की एक पंक्ति में P और Q के बीच में कितने बच्चे हैं। ये एक जो छोटा सा क्वेश्चन है, ऑर्डर एंड रैंकिंग का क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको दे रहा हूं मैं टाइम। ये लीजिए इंग्लिश में देख लीजिए इसको, हिंदी में तो आपने देख लिया। ये 20 सेकंड का क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको 30 सेकंड दे रहा हूं इसके लिए। ये लीजिए 30 सेकंड्स, आपको 30 सेकंड मैं दे रहा हूं। सोचिए, समझिए और बताइए। सोचिए, समझिए और बताइए भाई। 5 सेकंड आपके पास बचे हैं भाई, जल्दी बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। ये देखिए आपसे क्या पूछा गया कि P और Q के बीच में कितने बच्चे हैं भाई। यहां पे देखो ध्यान से कि P जो है 15 है, कहां से, लेफ्ट में। ठीक है, ये लाइन है, इसमें लेफ्ट से P भाई साहब जो है वो कितने पर है, 15 पे है। ठीक है, आपको आगे क्या बोला गया इसमें, बस खत्म हो गया, तो Q का तो कुछ नामो निशान नहीं है, तो फर्स्ट से तो आंसर नहीं आएगा। सेकेंड देखो, Q जो है एग्जैक्टली बीच में बैठा है, एंड देयर आर 10 चिल्ड्रंस टुवर्ड्स हिज राइट। मतलब सेकेंड में बोला गया है कि जो Q है वो बीच में बैठा है और उसके राइट में टोटल 10 बच्चे हैं, तो इसका मतलब लेफ्ट में भी कितने बच्चे होंगे, 10 में, तो ये 11वें पे होगा। तो इससे हमको टोटल पता चल जाएगा
टोटल पता चल जाएगा। लेकिन हमको बताना क्या था, पी और क्यू के बीच में, तो सेकंड वाले में क्यू पी नहीं है तो आंसर फर्स्ट से नहीं आएगा, सेकंड से नहीं आएगा, लेकिन जब दोनों को मर्ज कर दोगे तो कहानी बन जाएगी। कैसे कैसे, क्योंकि पी जो है वो आगे से 15वें पर है, तो देखो क्यू 11वें पे है, इधर से भी, और पी कितने पर है, 15वें पे, तो पी कुछ आगे निकल जाएगा। कितने आगे निकल जाएगा, 11 के बाद 12, 13, 14 और ये 15, तो यहाँ पे पी आ जाएगा 15वें पे। तो इनके बीच में कितने बच्चे आ रहे हैं बेटा, तो आप कहोगे सर 3 बच्चे आ रहे हैं। इनके बीच में कितने बच्चे आ रहे हैं टोटल, तो आप कहोगे सर 3 बच्चे आ रहे हैं। पी और क्यू के बीच में 3 बच्चे आ जाएंगे। ठीक है, तो आंसर आएगा इसका क्या, दोनों को मर्ज करने पे मिलाओगे तो आंसर आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन, सिंपल था ना। चलो आ जाओ नेक्स्ट पे। शुभम का रिश्ता शिवानी से क्या होगा बेटा, बहुत ही सिंपल सा ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। पहले हिंदी में देख लो, पहले हिंदी में देख लो, उसके बाद अगली कहानी में बताता हूं आपको। हिंदी में जल्दी से देखो इसका, शुभम का शिवानी से क्या रिश्ता है। ठीक है, चलो इंग्लिश वाला देखो जल्दी से। और ये रहा टाइमर, ज्यादा टाइम दूंगा नहीं इसको मैं, और 30 सेकेंड इज मोर देन सफिशिएंट बेटा, बहुत होते हैं 30 सेकेंड इस क्वेश्चन को करने के लिए। चलिए बताओ। लो भाई, अब इसमें क्या बोला गया, शुभम इज अ ब्रदर ऑफ मीनल। अच्छा, शुभम का शिवानी से रिश्ता पूछा गया, और शुभम का शिवानी से अगर रिश्ता पूछा गया है तो कैसे निकालेंगे। शुभम भाई साहब जो है वो भाई हैं किसके, मीनल के, तो शुभम भाई साहब जो है वो भाई है, मतलब मेल होंगे, है ना, भाई होंगे किसके, मीनल के, तो मीनल इनकी बहन है कि नहीं पता मुझे, और शिवानी जो है वो पूजा की नीज है, तो कहीं कुछ कनेक्शन ही नहीं बैठ रहा है इसमें, तो फर्स्ट से तो आंसर नहीं आएगा। सेकंड, नीरज इज अ मीनल्स अंकल। देखो नीरज जो है वो मीनल के अंकल है, अंकल मतलब पापा के भाई होंगे, पापा के भाई ये हो जाएंगे नीरज, मीनल के अंकल हो जाएंगे, और प्रीति के भाई हो जाएंगे, यानी जो नीरज है ना वो प्रीति के भाई हो जाएंगे। तो इसका मतलब मोस्ट प्रोबेबली प्रीति जो है वो यहाँ पे मम्मी हो जाएंगे इनकी। ये देखो प्रीति के भाई हो जाएंगे, तब भी अंकल ही कहलाएंगे, मामा कहलाएंगे। तो सेकंड से भी कहीं कुछ क्लियर नहीं हो रहा, तो बेटा आंसर फर्स्ट से भी नहीं आया, सेकंड से भी नहीं आया। आप जरा इन दोनों को मर्ज करो, तो इन दोनों में आपको कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, तो आप पाओगे कि इन दोनों में कॉमन के नाम पे मीनल कॉमन दिख रही है आपको, क्योंकि मीनल का भाई यहाँ पे कौन है, शुभम है, तो यहाँ पर शुभम यहाँ आ जाएगा, और जैसे यहाँ शुभम आया, और आप पाओगे कि शिवानी जो है वो पूजा की नीज है। नीज मतलब क्या होता है, भाई की बेटी, तो ये देखो ये इसके भाई हो जाएंगे, इनकी बेटी जो है वो शिवानी है, तो अगर शिवानी इनकी बेटी है बेटा, नीज है, तो शुभम और शिवानी के बीच में क्या रिश्ता होगा, कजिन का, कजिन का रिश्ता होगा, यानी ये दोनों भाई बहन होंगे, लेकिन कैसे वाले भाई बहन होंगे, मामा का बेटा हो जाएगा वो, है ना, मामा की बेटी हो जाएगी शिवानी, और शिवम जो है, शुभम जो है वो शिवानी की बुआ के बेटे हो जाएंगे। तो इसका मतलब आंसर जो होगा वो आएगा, लेकिन दोनों को मिला के आ जाएगा। ठीक है ना, याद रखिएगा क्वेश्चन इतना आसान होता है, बस आपको क्वेश्चन को करना आना चाहिए। होमवर्क क्वेश्चन के रूप में आपको ये दे रहा हूं मैं, आपको ध्यान से देखिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आराम से बना के कॉमेंट करिएगा, क्योंकि हर सेशन में एक होमवर्क दे रहा हूं, और पिछले सेशन का होमवर्क मैं कराता हूं, तो ये आपका होमवर्क है, स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे आप लोग इसका। अब ये हिंदी में देख लीजिए इसको, क्वेश्चन नंबर 14 हिंदी में देख लीजिए। ऑर्डर एंड रैंकिंग की कहानी है, सिंपल सी कहानी है, बना के दिखाना, ये तुम्हें कसम है तुम्हें, है ना तुम्हारी। लो भाई क्वेश्चन नंबर 15 देख लो, ये तो मतलब ओरली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, कैलेंडर का क्वेश्चन है, ओरली सॉल्व हो जाएगा, ध्यान से अगर देखो तो ये 2 क्वेश्चन मुझे आप करके दिखाओगे। इसका हिंदी वर्जन देख लो भाई, मनोहर का बर्थडे कब पड़ने वाला, ये बताना है आपको इस क्वेश्चन में। उम्मीद है आपने देख लिया होगा। अब जरा काम करते हैं, पिछला वाला होमवर्क मैं आपको करके दिखा देता हूं। ये देखो पिछला वाला होमवर्क कुछ ऐसा था, आपको बताना है इसमें से कौन सा ट्रू है। तो बेटा F से अगर E की तरफ जाओगे, तो F से E जाने के लिए बताओ इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, तो आप कहोगे कि सर पहले F से N जाएंगे और N से E जाएंगे। F से N गए तो ग्रेटर इक्वल कॉमन आ गया, और N से E आओगे, पीछे से आगे जाओगे तो भाई इसी को प्रेफरेंस देंगे, ये साइन पलट जाएगा, और ये साइन पलटेगा तो ये साइन कैसे आ जाएगा, इस तरह से आएगा, तो भाई पहला वाला तो गलत हो जाएगा, साइन ऑपोजिट हो गया। ठीक है ना, अगर ऐसा हुआ है तो ये हमारा गलत हो गया। नेक्स्ट की बात अगर करें बेटा, नेक्स्ट की बात अगर हम करेंगे, ठीक है, तो E से M कैसे जाओगे, देखो ध्यान से, E से M चले जाओ जल्दी से। आप उम्मीद है कि आंसर्स बना रहे होंगे भाई। E से M कैसे जा सकते हैं, तो E से M जाने के लिए भाई E से N जाना पड़ेगा, और N से M इक्वल को वैसे भी नेग्लिजिबल करते हैं, काट देते हैं, और E से M में प्रेफरेंस ग्रेटर इक्वल को देंगे, यहां दिख रहा है, मतलब सेकंड वाला तो बिल्कुल सही है। थर्ड आ जाओ, C से G कैसे जाओगे बेटा, तो C से G जाने के लिए आप पता करो,
ये देखो C से G अगर देखा जाए तो पहले C से जाओगे आप N की तरफ और N से G, C से N की तरफ जाओगे, इसी को प्रेफरेंस देंगे तो पूरा लिखने की जरूरत नहीं, तो ग्रेटर साइन आ गया और N के पास पहुंचे तो N से G जाओगे, पीछे से आगे जाओगे, ये साइन पलट जाएगा, ऐसा हो जाएगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। लो भाई सारे यहाँ पे दिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। आगे देखो जरा सा, आगे जरा देखो, C से H की बात करें तो C से H कैसे जा सकते हो, तो आप पाओगे ऊपर में C से H जाना है तो पहले C से N जाओ और N से H जाओ, इक्वल है तो छोड़ दो, C से N जाओगे, ग्रेटर को प्रेफरेंस देंगे, क्या वो ग्रेटर यहाँ है तो है, मतलब इसका आंसर आएगा सेकंड एंड फोर्थ फॉलोज, सेकंड एंड फोर्थ फॉलोज आएगा बेटा, सेकंड एंड फोर्थ आपको ऑप्शन नंबर कहाँ मिल जाएगा, C में। उम्मीद करूंगा कि क्वेश्चन आपका सही होगा। एक और क्वेश्चन यहाँ देख लो जरा सा, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया, C से D जाना है, तो यही दिख रहा है आपको, सही हो जाएगा। A से H की बात करें अगर, तो A से H अगर आपको जाना है तो आप पाओगे कि पहले A से D जाना पड़ेगा और D से H, ये इक्वल है तो इसको हटा दो, A से D जाओगे, प्रेफरेंस ग्रेटर को देंगे, क्या वो ग्रेटर यहाँ है, बिल्कुल है, मतलब सही हो जाएगा। B से G बच्चों अगर जाएंगे, B से G कैसे जाओगे, तो पहले B से जाना पड़ेगा D और D से फिर जाना पड़ेगा G, तो B से D जाओगे तो ग्रेटर इक्वल आ गया और D से G जाओगे तो ये साइन पलट जाएगा, ऐसा आएगा, यानी इसी को प्रेफरेंस देंगे, यहाँ है, मतलब बिल्कुल है, ये भी सही है। और अगर बात करें C से V की तरफ जाने की, तो बेटा C से पहले D जाओगे और D से V जाओगे, D से V जाओगे तो साइन ऑपोजिट हो जाएगा, मतलब आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड शुड बी ट्रू। और ये ऑप्शन में हमको कहां दिखाई दे रहा है भाई, ऑप्शन नंबर C में दिखाई दे रहा है। तो उम्मीद करूंगा कि आपको ये होमवर्क के क्वेश्चंस बिल्कुल सही होंगे, समझ में आए होंगे, और बस इसी उम्मीद के साथ कि आप आज वाले होमवर्क क्वेश्चन को करेंगे, करके दिखाएंगे। मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में एक और अमेजिंग सेशन के साथ, बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स बैंकिंग पे। अच्छा, आपको लगता है कि हमारे टॉपिक वाइज आपको सेशंस देखने, पूरे कंसेप्ट वाले सेशन देखने, तो कुछ मत करो, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ magnetbrains.com पे, वहां लिंक आएगा, क्लिक करो, क्लिक करोगे तो आपके सामने प्रॉपर एक डैशबोर्ड आएगा इस तरह सा, वहां पे आप बैंक इंश्योरेंस पे जाओ, जल्दी जाओगे वहां पे तो आपको पूरी की पूरी हमारी रीजनिंग की पूरी सीरीज, मतलब पूरे टॉपिक्स आपको पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ मिल जाएंगे, इनको जाके वहां पढ़ लो और डेफिनेटली आपको बहुत कुछ समझ में आने वाला। तो मिलते हैं अगली क्लास में एक और अमेजिंग सेशन के साथ, बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स बैंकिंग पे। थैंक यू एंड जय हिंद।